गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। और मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम सीए इंटर का कैपिटल गेन जो हम स्टार्ट कर चुके थे उससे आगे का हम काम करेंगे। चलिएगा, हंसी मजाक का माहौल मेरा सर के साथ था तो हंसी आ रही थी। चलिए करते हैं स्टार्ट। सीए इंटर इनकम टैक्स चैप्टर कैपिटल गेन के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम आज की क्लास में करेंगे। कौन से सेक्शंस करेंगे बेटा, एक बार प्लीज आप देखिएगा। सेक्शन नंबर आज हमें करना है 45 टू, एक सेक्शन हम करेंगे 46, एक सेक्शन बेटा हम आज की क्लास में करेंगे 46A, और एक सेक्शन हम करेंगे 50C, एक सेक्शन हम करेंगे 50CA, और एक सेक्शन हम करेंगे 43CA, और एक सेक्शन हम करेंगे 50B। आप लोगों को चक्कर आ रहे होंगे देख के कि सर इतने सेक्शंस आज की क्लास में कैसे होंगे। चिंता मत करो, अगर वीडियो लंबी जाती दिखेगी तो हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे बेटा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए फटाफट करते हैं आज का काम स्टार्ट। सर पहला कौन सा आप करवाएंगे, हमें उल्टा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सीखते हैं बेटा 50B सेक्शन क्या है, बाद में इनको सभी को सीरीज में लगा लेंगे, लेकिन एक बार अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखा बेटे, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। सेक्शन स्टार्ट करें बेटा हम 50B, करें स्टार्ट जी सर। सेक्शन है 50B, बी फॉर बिजनेस सेल। इसका टेक्निकली नाम है बेटा स्लम्प सेल। स्लम्प सेल। सर स्लम्प सेल का क्या मतलब है? जब बेटा हम पूरे का पूरा बिजनेस सेल करते हैं, एक साथ पूरी की पूरी अंडरटेकिंग या पूरी की पूरी यूनिट सेल कर देते हैं, इसको बोला जाता है स्लम्प सेल। सर क्या बिजनेस सेल करना भी ट्रांसफर है? बिल्कुल ट्रांसफर बेटा। बिजनेस सेल करना भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है इसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जी सर। सर जितने में बिजनेस मैंने सेल किया, जितने में बिजनेस मैंने सेल किया, वो जो सेल की वैल्यू है वो क्या बन गई? सेल कंसीडरेशन। बहुत बढ़िया बेटा, ये बन गया आपका सेल कंसीडरेशन, लिख दिया बेटा हमने यहां पे। सर अब लेस क्या करेंगे, यही बात आपको सोचनी बेटा। सेल कंसीडरेशन लिखते ही हर बच्चा लेस करता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा ध्यान दें, यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है बेटा एसेट की लेस। आपने एसेट सेल नहीं करी, आपने तो पूरा का पूरा बिजनेस सेल कर दिया। इस बिजनेस के अंदर जो आपने सेल किया है, इसमें बहुत सारी नई एसेट भी हो सकती हैं, बहुत सारी पुरानी एसेट भी हो सकती हैं, इसलिए आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं घटा सकते। इसलिए बेटा यहां पे जो चीज लेस होती है उसका नाम है नेटवर्थ। क्या घटाएंगे? नेटवर्थ। अब सभी बच्चे ध्यान दें, पेपर में अगर स्लम सेल का क्वेश्चन आता है तो जितने में बिजनेस बिका है वो क्या आपकी सेल कंसीडरेशन, लेस क्या कर देंगे हम? नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, यहां पे साइड में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। यहीं पे नेटवर्थ पेपर में कैलकुलेट नहीं करनी, वर्किंग नोट में आपको बना के दिखाना कि नेटवर्थ कैसे आई है। तो नेटवर्थ कैसे आई है उसकी चर्चा एक बार हम कर लेते हैं। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है? जो यूनिट, जो बिजनेस आपने सेल किया है उसकी सारी एसेट्स ले लो, सारी एसेट्स ले लो। वो सारी एसेट उठा के, सर एसेट में कौन सी एसेट आएंगी? फिक्स एसेट भी आएंगी, करंट एसेट भी आएंगी, सारी एसेट उठा लो आपको, और उसमें से आप लायबिलिटी घटा दो, करंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। सर एसेट्स के यहां पे आप फिक्स और एसेट की बात कर रहे थे? जी नहीं, मैं यहां पे बात करूंगा एसेट के ब्रॉडली। यहां पे 2 नेचर होते हैं बेटा, एक डेप्रिशिएबल एसेट, एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। एसेट हमारी 2 टाइप की होती है बेटा, एक डेप्रिशिएबल एसेट और एक होती है आपकी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। देखिएगा स्टार्टिंग से हमने क्या किया है क्या नहीं। सेक्शन 50B स्लम सेल हमने लिखा, जी सर लिखा। जितने में बिजनेस बिका, जितने में बिजनेस बिका उसको क्या बोलते हैं? सेल्स वैल्यू। सेल कंसीडरेशन लेस क्या करेंगे? नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलती है? एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। अब एसेट्स 2 टाइप की होती हैं आपकी, एक होती है बेटा डेप्रिसिएशन और दूसरी डेप्रिशिएबल, और एक होती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट्स को आपने उठाना है बुक डब्ल्यूडीवी पे। कौन सी वैल्यू पे उठाओगे बेटा? डब्ल्यूडीवी पे इनको उठाएंगे। और जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है इनको हमें उठाना है बुक वैल्यू पे। किस पे उठाना है? बुक वैल्यू पे। ये एसेट और ये एसेट को अगर टोटल कर दूं तो ये आ गया किसका बेटा? एसेट्स का टोटल आ गया। किसका आ गया? एसेट का टोटल आ गया। जी सर। इसमें से घटानी है करंट लायबिलिटी। एसेट के टोटल में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो बाहर जो निकल के आई है उसको बोलते हैं बेटा नेटवर्थ। क्या निकल के आ गई? नेटवर्थ। नेटवर्थ घटाने के बाद जो बचा है, या तो ये
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? तो ये कैपिटल गेन जो निकल के आया है या तो ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। क्या कोई बच्चा क्लास में बता सकता है? कैसे पता करें सर ये वाला जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? जब कोई एसेट बेचते हैं तो बेटा एसेट क्या हम देखते हैं, हमने उसको कब से होल्ड कर रखा था? 12 महीने का कॉन्सेप्ट था, 24 महीने का कॉन्सेप्ट था, 36 महीने का कॉन्सेप्ट था। सर यहां पर तो आपने बिजनेस सेल किया, अब कैसे पता लगाएं? अब आपको यह देखना पड़ेगा ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं, ये बिजनेस आपके पास कब से था। अगर ये बिजनेस आपके पास 36 महीनों से ज्यादा पुराना है तो ये क्या आएगा? लॉन्ग टर्म आएगा। और अगर ये बिजनेस 36 महीनों से कम का है तो ये क्या आएगा? शॉर्ट टर्म आएगा। क्या आपको स्लम सेल के अंदर लॉन्ग टर्म कैसे निकलेगा और शॉर्ट टर्म कैसे निकलेगा ये पहचानना आ गया? जी सर। ये आ गया बेटा आपका कैपिटल गेन। जी सर, फटाफट एक बार रिवाइज कराओ। नेटवर्थ में क्या करना है? एसेट्स उठानी है। एसेट दो टाइप की होती हैं, एक होती है डेप्रिशिएबल एसेट, एक होती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट को आपने उठाना है डब्ल्यूडीवी पे और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को आपने उठाना है किस पे? बुक वैल्यू पे। दोनों एसेट्स का टोटल करके करंट लायबिलिटी को माइनस करना है, नेटवर्थ आपकी आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात नोट, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको साथ के साथ बता देता हूं। नोट लिख के सर क्या यहां पे इंडेक्सेशन होगा? इंडेक्सेशन बेटा चाह के भी आप स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। इंडेक्सेशन एसेट का होता है, बिजनेस का इंडेक्सेशन नहीं हो सकता। और इसके पीछे एक लॉजिकली कारण भी है। कौन सी एसेट आपने कब खरीदी थी? कोई नई एसेट होगी जब आपने बिजनेस सेल किया होगा, कोई बहुत पुरानी एसेट होगी, किसी की बुक वैल्यू 0 हो चुकी होगी। तो सारी चीजों को अगर पर्टिकुलर एसेट सेल करते हैं तो उस एसेट का सेल कंसिडरेशन में से उस एसेट की परचेज कंसिडरेशन घटती है। पर यहां तो बिजनेस सेल किया गया है तो कौन सी एसेट कब ली थी इसका पूरा डेटा हमारे पास नहीं होता है। इसलिए ध्यान दें, बेशक यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई लेकिन यहां पे इंडेक्सेशन नहीं होता। नेटवर्थ निकाल के यू क्यू माइनस करनी है, कोई भी बच्चा उसको इंडेक्स ना करे। तो यहां पे नो इंडेक्सेशन लिख के मैंने इसको क्या कर दिया? काट दिया। जी सर, कैपिटल गेन के अंदर एकमात्र यही ऐसा केस है जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आएगा लेकिन इंडेक्सेशन आपकी नहीं हो सकती। दूसरी बात, दूसरी गलती जो बच्चा पेपर में करता है वो क्या करता है? सर जैसे यहां पे इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है ऐसे करके, और बैलेंस शीट में यहां पे इस साइड दे रखी है एसेट्स, सॉरी, जो मान लो एसेट्स की जो एसेट दे रखी बेटे वो ले रखी यूनिट 1 की एसेट, यूनिट 2 की एसेट, यूनिट 3 की एसेट। और मान लो बेटा जो लायबिलिटी दे रखी वो भी ऐसी दे रखी, यूनिट 1 की लायबिलिटी, यूनिट 2 की लायबिलिटी, यूनिट 3 की लायबिलिटी। और क्वेश्चन आपको बोलता है कि उन्होंने यूनिट 3 सेल की है, बिजनेस की यूनिट 3 सेल की है। तो बेटा एक काम मत करना, ऐसा मत कर देना सारी एसेट्स का टोटल करके सारी लायबिलिटी को माइनस कर देना, ऐसा नहीं करना बेटे। जो भी यूनिट सेल की है, जो भी ब्रांच सेल की है बिजनेस की, उसी की एसेट उठानी है। तो यूनिट 3 की एसेट उठाएंगे, यूनिट 3 की एसेट में से यूनिट 3 की ही हमें क्या करनी है? लायबिलिटी माइनस करनी है। ऐसा करके अगर फायदा आता है तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। उसके ऊपर आपको क्या देना है? कैपिटल गेन देना है। 50B बिफोर बिजनेस सेल, बिफोर बड़ी सेल, जिसको हम स्लम सेल के नाम से जानते हैं। बधाई हो, आपका एक सेक्शन हो गया पूरा, इसका नाम था स्लम सेल। चलिएगा जी, अब नेक्स्ट सेक्शन हम कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट सेक्शन हम कर रहे हैं चलिएगा, नेक्स्ट सेक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्शन है आपका 50C। और 50C के साथ बेटा मैं एक सेक्शन आपको कराऊंगा जिसका नाम है 43CA। 43CA, और इन दोनों सेक्शंस के बीच में मैंने लिख दिया भाई भाई। क्या लिख दिया बेटे मैंने? भाई भाई। और आपको पता है जब भी मैं दो सेक्शंस के बीच में भाई भाई लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? वो सेक्शंस काफी कुछ सिमिलर होने वाले हैं। तो 50C किसके ऊपर लगता है? सबसे पहली बात 50C किसके ऊपर लगता है? इसकी एप्लीकेबिलिटी देखिए, ये लगता किसके ऊपर है? ध्यान दे बेटा, ये सेक्शन सिर्फ दो एसेट को कवर करता है, लैंड एंड बिल्डिंग को। जब लैंड एंड बिल्डिंग बेची जाएगी तो ही सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी आती है। और कब लैंड एंड बिल्डिंग को कर दिया आपने सेल, और जो ये आपकी सेल वैल्यू है ये वैल्यू रहेगी कम, किससे? कम रहेगी किससे? स्टांप ड्यूटी वैल्यू से। फिर से बताता हूं बेटा, 50C सेक्शंस बोलता है अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, और ये लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कि जो सेल वैल्यू है वो वैल्यू कम रहेगी किससे? स्टांप ड्यूटी वैल्यू से। जब जब ऐसा होगा इस स्टांप ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। अगर सेल कंसीडरेशन आपका आ गया तो आगे का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? लेस क्या कर देंगे?
जितने में कभी आपने ये एसेट खरीदी होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा, COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स करनी होगी तो इंडेक्स कर देंगे। ये इंडेक्स कॉस्ट घटाने के बाद जो ये आ गया, ये आपका कैपिटल गेन आ गया। सर ये क्या मसला है बेटा, लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए सेल वैल्यू कम से कम दिखाते हैं। गवर्नमेंट की क्या होती है, जब लैंड एंड बिल्डिंग बेची जाती है तो आपको पता है इसकी रजिस्ट्री कराई जाती है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन की वैल्यू होती है, रजिस्ट्री वैल्यू होती है, जिसको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है जितनी उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गवर्नमेंट की नजर में है, जितनी उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, आप उससे कम की वैल्यू सेल पे नहीं दिखा सकते। जैसे मान लो मैंने कहा मेरी लैंड एंड बिल्डिंग बिकी है 40 लाख रुपए की और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है उसकी बेटा 60 लाख रुपए की। फटाफट बताएं इस केस में सेल कंसीडरेशन क्या होगा। सेल कंसीडरेशन इस केस में क्या होगा, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की सेल वैल्यू जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं वो कम रहेगी किससे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ही क्या मान लिया जाएगा, सेल कंसीडरेशन मान ली जाएगी। पक्का जी सर। ये सेक्शन लगने की एक खास बात है, ये सेक्शन तभी लगता है जब ये वाली लैंड एंड बिल्डिंग आपने हेल्ड कर रखी एज ए कैपिटल एसेट। आपने हेल्ड कैसे कर रखी है, एज ए कैपिटल एसेट। अगर आपके पास ये वाली चीजें एज ए कैपिटल एसेट है तभी सेक्शन अप्लाई होता है, अदरवाइज सेक्शन अप्लाई नहीं होता। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है जी। फटाफट आगे चलते हैं, अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ है। आपको कई बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दो डेट पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो सकता है दे रखी हो। आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दो डेट पे हो सकता है दे रखी हो, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दो डेट पे हो सकता है दे रखी हो। एक हो सकती है एग्रीमेंट की डेट की, जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ था, और एक बेटा उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो सकता है दे रखी हो जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई थी। एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी हैं, एक वो जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग सेल परचेज करने के लिए, एक दिन वो जिस दिन एक्चुअल में रजिस्ट्री हुई थी। अब हमें हम सेल वैल्यू को हमने कौन सी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना है, ये मसला हो जाता है। तो आपको जब दो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पेपर में दे रखी हो तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी है, यह प्लीज ध्यान सुनिएगा। 99% आपको रजिस्ट्री की डेट की ही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करना होता है। बट अगर दो कंडीशन पूरी हो जाए, कंडीशन नंबर 1, अगर दो कंडीशन पूरी हो जाए, दो कंडीशन आपकी पूरी हो जाए तो आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू लेनी होती है, डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू लेनी होती है। पहली कंडीशन, एग्रीमेंट वाले दिन ऑन और बिफोर, उससे पहले आपके पास एडवांस आया हो। क्या आया हो, एडवांस। जिस चीज का लेने देने की बेटा आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपने जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन या उससे पहले आपने एग्रीमेंट के वाले दिन या उससे पहले आपने एडवांस पे किया हो, और ये वाला जो एडवांस है, जो ये एडवांस है, ये एडवांस आपने कैश में पे ना किया हो, ये एडवांस आपका कैश में नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशंस के बीच में लगा हुआ है एंड का मतलब ऑप्शंस देना, दोनों कंडीशंस आपको एक साथ पूरी करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेनी, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेनी है। और इनमें से अगर एक भी कंडीशन टूटती है तो बेटा आपको कौन सी कंडीशन लेनी है, रजिस्ट्री कौन सी लेनी है, वैल्यू कौन सी लेंगे आप, डेट ऑफ रजिस्ट्री की, डेट ऑफ रजिस्ट्री की। जी सर, ये आपका 50C सेक्शन था। क्या था बेटा आपका 50C सेक्शन। अब बच्चे थोड़ा सा एडवांस पूछना चाहते हैं, सर एक बात बताओ, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या वो हमेशा झूठ बोलेगा, क्या वो टैक्स बचाने के लिए हमेशा इस वैल्यू को कम दिखाएगा। नॉर्मली तो बेटा हमेशा मार्केट वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा होती है, लेकिन अगर जेन्युइनली, जैसे बेटा बीजेपी के कार्यकाल के अंदर जमीन की वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ी, वो डाउन गई है, और कांग्रेस का जब शासन था, राज था, तो उस टाइम पे जमीन की वैल्यू थी वो पीक पे होती थी। मान लो बेटा वास्तव में जो चीज है, मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं, यहां पे एग्जाम्पल है, मैं कौन, वेद सोनी ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया। क्या किया, अपनी लैंड बिल्डिंग को सेल कर दिया। सेल वैल्यू वास्तव में 50 लाख रुपए की चीज बिकी है, मेरी सेल वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए की, जबकि इसी चीज की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट की नजर में कितनी है, 60 लाख रुपए। तुम बताओ बेटा ये सेक्शन 50C लगेगा या नहीं लगेगा, 50C बिल्कुल लग जाएगा। 50C लगता है लैंड एंड बिल्डिंग पे, अगर आपने इसको हेल्ड कर रखा है एज ए कैपिटल एसेट, और आपकी कैपिटल एसेट की सेल वैल्यू अगर कम रह गई किससे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। अब यहां पे सवाल क्या आता है, सर आपने झूठ तो नहीं बोली, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोली। अगर आप जेन्युइन में आपकी वैल्यू कम है, जेन्युइन मतलब सच्चाई में आपकी वैल्यू कम है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक ऑप्शन देता है, क्या, आप भाईचारे में
भाईचारे में मतलब मैंने ये नहीं कहा आपके कोर्ट में जाके, आप भाईचारे में इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ, असेसिंग ऑफिसर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा, वास्तव में मेरी जमीन की कितनी वैल्यू है, मैं अगर आपसे नाराज भी नहीं हूं, नाराज होता तो मैं सीधा कोर्ट चला जाता और आपके ऊपर केस कर देता। आप एक बार आपके ऑफिसर को भेज के एक बार उस जमीन की वैल्यू तो निकलवा के देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को, ताकि उस जमीन का क्या करवाया जाए? रीवैल्यूएशन करवाया जाए। क्या करवाया जाए? रीवैल्यूएशन। जो रीवैल्यूएशन करने के लिए आता है, जो रीवैल्यूएशन करने के लिए आता है उसको बोलते हैं बेटा क्या? वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है सर ये वैल्यूएशन ऑफिसर अब क्या करेगा? हमने वैल्यू कितनी बताई है? हमारी सेल्स वैल्यू कितनी है? 50 लाख। जी सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी बता रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी बता रहा है? 60 लाख। कितनी बता रहे बेटा? 60 लाख। अब ये चौधरी साहब आएंगे और इस जमीन की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेगा? हो सकता है ये इससे वैल्यू कम बता दे, हो सकता है इससे ज्यादा बता दे, और हो सकता है इसके बराबर बता दे। ये वैल्यू जब वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा, इसने कहा सर इसकी वैल्यू तो 60 लाख नहीं 65 लाख है, तो हमारा और नुकसान हो गया। इसने कहा इसकी वैल्यू 60 लाख नहीं 55 लाख रुपए है, और ये ऐसा भी कह सकता सर इसकी वैल्यू 60 की 60 ही है। तीन ही तो केस हो सकते हैं बेटा। जब वो बंदा आएगा वैल्यू करने, तो या तो वो वैल्यू से कम निकालेगा, या वैल्यू से ज्यादा बताएगा, या इतनी ही बताएगा। इतनी ही बताएगा तो केस हो गया खत्म। अब इसने वैल्यू को बढ़ा दिया तो हमारा हो गया नुकसान। तो डिपार्टमेंट यहां पे रहम दिखाता है, क्या बोलता है? अगर वो वैल्यू ज्यादा निकालता है तो हम आपसे ज्यादा सेल कंसीडरेशन नहीं, हम इसी को सेल कंसीडरेशन मान लेंगे। हाँ, अगर उसने ये वैल्यू कम बताई तो आपने भी तो हमारे साथ भाईचारा दिखाया था, हम भी पूरा भाईचारा दिखाएंगे और आपकी कम वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। फटाफट मेरे साथ एक बार इस सेक्शन को रिवाइज कीजिएगा, पूरे सेक्शन को बेटा रिकॉल करना है, मेरे साथ साथ फटाफट रिवाइज करना है। मैं स्क्रीन पर फटाफट लिखूंगा। सेक्शन का नाम बताओ। सेक्शन का नाम है सर 50C। किसके ऊपर लगता है बेटा? सर 50C लगता है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। वो लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आपने हेल्ड कर रखा है एज ए कैपिटल एसेट, एज ए कैपिटल एसेट। इस लैंड एंड बिल्डिंग को आपने क्या कर दिया? सेल। और आपकी सेल वैल्यू क्या रहेगी? कम। किससे कम रहेगी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मान लिया जाता है? सेल कंसीडरेशन मान लिया जाता है। लेस क्या कर देंगे? जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मामला है, वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। पेपर में अगर 2 डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखी हो तो आप कौन सी डेट की वैल्यू उठाएंगे? फटाफट बताओ बेटा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 डेट की हो सकती है। एक हो सकती है कौन सी? एग्रीमेंट वाली। और एक कौन सी हो सकती है बेटा? फटाफट बोलते जाओ। रजिस्ट्री की डेट वाली। हमेशा यही लेनी होती है, हमेशा यही लेनी होती है। लेकिन अगर 2 कंडीशन पूरी हो, तो हम इस वैल्यू को उठा लेते हैं। आपको याद होगा कंडीशन नंबर 1, एग्रीमेंट वाले दिन, ऑन, उस दिन और बिफोर क्या आपके पास क्या आया हो? एडवांस आया हो। और ये एडवांस आपके पास कैश में नहीं आना चाहिए, कैश में नहीं आना चाहिए। 2 कंडीशन अगर पूरी होती तो हमें ये वाली वैल्यू ले लेनी है। सर एक बात बताओ, आपने कुछ और बातें भी बताई थी, मैंने कहा बताई थी। अगर केस जेन्युइन है, अगर केस जेन्युइन आप झूठ नहीं बोल रहे, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा? एक वीओ, वैल्यूएशन ऑफिसर को लगाएगा, जो आपकी जमीन की वैल्यू निकालेगा। और वो क्या करेगा? या तो आपकी वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा बताएगा, या आपकी वैल्यू स्टैंप ड्यूटी से कम बताएगा, या इसके बराबर बताएगा। बराबर बताएगा तो केस ओवर, ज्यादा बताएगा तो रहम दे दिया, हम उसी वैल्यू को मान लेंगे, इसी वैल्यू को मान लिया जाएगा। और कम बताएगा तो उसको फायदा दे दिया जाएगा, कम की वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। ये सेक्शन था बेटा आपका 50C। आज की क्लास में हम 50B कर चुके हैं, आज की क्लास में हम 50C कर चुके हैं। पर 50C के साथ एक सेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको 50C समझ में आ गया उसको 43CA ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके दोनों के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क है। तो नेक्स्ट सेक्शन हम कौन सा करा रहे हैं? सेक्शन 50। आप याद करो बेटा, मैंने 50C को और 43CA को क्या बताया था? भाई भाई बोला था। क्या बोला था बेटा? भाई भाई बोला था। 43CA सेक्शन क्या है? ये भी लगता है लैंड एंड बिल्डिंग पे। इस लैंड एंड बिल्डिंग को आपने कर दिया सेल, और ये सेल वैल्यू आपकी रहेगी कब? किससे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। सर इसमें तो इतना भी फर्क नहीं हुआ, फिर ये सेक्शन अलग क्यों बनाया? बेटा लोग बहुत चालाक है। 50C लगता था लैंड एंड बिल्डिंग पे, वो वाली लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके पास कैपिटल एसेट थी। कैसी थी? कैपिटल एसेट थी। तो लोगों ने क्या किया?
लोगों ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। वो इसको स्टॉक इन ट्रेड मान के चलते थे। जैसे बेटा जो बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, उनके पास क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट, क्या उनके पास होता ही क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, रूटीन की चीज है, लेते हैं बेचते हैं। तो एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक जिस जमीन की वैल्यू 60 लाख रुपए थी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 60 लाख रुपए, उसको सेल दिखाया 55 लाख में। क्या सेल दिखाया 55 लाख में। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है मैं तेरे ऊपर 50C लगाऊंगा, मैं तेरे ऊपर 50C लगाऊंगा जब जब तेरी सेल वैल्यू कम रह जाती है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाता है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसका। वो क्या बोलेगा, वही बात सुन, तेरी लैंड एंड बिल्ड, तेरा 50C जब लगता है जब मेरे पास वो चीज एज ए कैपिटल एसेट हो, मेरे पास वो प्लॉट, वो लैंड, वो बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर तेरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। रातों रात नोटिफिकेशन आई और एक नया सेक्शन बना दिया 43CA, ये भी लगता है लैंड एंड बिल्डिंग पे, लेकिन वो वाली लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आपने ट्रीट कर रखा है स्टॉक इन ट्रेड। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेटा मुटेटिस मुटेंडिस सेम रहेगा। इट मींस दोनों में फर्क क्या है, 50C बोलता है मैं जब लगूंगा जब लैंड एंड बिल्डिंग को आपने कम वैल्यू पे सेल किया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, लेकिन ये लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास होनी चाहिए थी कैपिटल एसेट। और 43CA क्या बोलता है, वही सारी चीजें, लेकिन यहां पे आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए स्टॉक इन ट्रेड। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चुराने का धंधा ही खत्म कर दिया, चाहे आपके पास कैपिटल एसेट हो, चाहे आपके पास स्टॉक इन ट्रेड हो। अगर आपने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे दिखाया, सेल किया, तो आपका मामला साफ। क्या आपको सेक्शन समझ में आ गया? 3 सेक्शन आज की क्लास में करा चुका हूं, 50B करा चुका हूं, 50C करा चुका हूं, 43CA करा चुका हूं। अब नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों के सामने ये रहा, 53CA सेक्शन है बेटा। 50 ये तो C था ना, ये 50CA है, ये भी बिल्कुल वैसा ही सेक्शन है। ये सेक्शन कल लगता है किसके ऊपर, एक अनलिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड भी कंपनी वो जो एक पारिवारिक कंपनी है, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, जो एक गंदी टाइप की कंपनी है, जो टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा करती है। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर्स को सेल किया, क्या दिखाया, सेल दिखाया, और ये वाली जो सेल्स वैल्यू है ये कम रहेगी, क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, फेयर मार्केट वैल्यू से। बेटा ये लोग क्या करते हैं, सेल्स वैल्यू को जानबूझ के कम दिखाते हैं ताकि कैपिटल गेन कम आए, और कैपिटल गेन कम आए तो टैक्स कम देना पड़े। मैं फिर से बता देता हूं, 50CA एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी जिसने अपने शेयर्स को सेल किया और सेल वैल्यू को कम दिखाया, किससे, फेयर मार्केट वैल्यू से। सर यहां पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों नहीं आया, गधो, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की होती है, मूवेबल एसेट की नहीं होती, वो सिर्फ इमूवेबल एसेट्स की होती है। इसलिए अगर आपकी सेल वैल्यू कम रहेगी फेयर मार्केट वैल्यू से, तो इस फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। लेस क्या कर देंगे, आगे का प्रोसेस तो आपको पता बेटा सेम है, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, यहां से लेस हो जाएगी, जो बचा है आपका वो क्या आ गया, गेन या लॉस। तो ये था आपका 50CA, 43CA और 50C लगभग सेम सेक्शंस हैं, बस इनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो आपको ध्यान रखना है। जी सर, चलिए इस वीडियो में फिलहाल बेटा इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ताकि मैं वीडियो लंबी नहीं करता, छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आप लोग छोटी छोटी वीडियो को बड़े प्यार से देखते हैं और फिर रिस्पॉन्स भी आप अच्छा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।